Hello everyone, in this video we are going to discuss electron transport chain जो कि थर्ड स्टेप होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का। अगर आपने पिछली वाली वीडियोस देखी हैं सो यू प्रॉबली नो कि हम लोग क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। वी वर डन विद ग्लाइकोलिसिस जो कि फर्स्ट स्टेप था, या ये रहा। ये इसके अंदर 10 स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलिसिस के अंदर। आई एम जस्ट गिविंग यू अ समरी, अ कंक्लूजन ऑफ व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड बिफोर। ओके, तो वी लर्न अबाउट ग्लाइकोलिसिस। इसके 10 स्टेप्स होते हैं जो कि हमने एक एक करके बिल्कुल डिटेल के अंदर देखे थे। देन हमें पता है ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट होता है 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स। नाउ दीज पायरुवेट मॉलिक्यूल्स विल गो इनटू क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस याद रखिएगा साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जबकि क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, अभी तक हमने टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है। वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, लेकिन अभी तक आई एम जस्ट गिविंग यू अ समरी या फिर कंक्लूजन। ओके, कमिंग बैक, हम लोग बात कर रहे थे क्रेब्स साइकिल की। तो हमें पता है यहाँ पे 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस से। अब ये 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेकिन डायरेक्टली ये पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर नहीं होते। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कन्वर्जन होता है, एक कन्वर्जन रिएक्शन होता है जहाँ पर ये पायरुवेट जो है, पायरुवेट इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ये पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल को ए के अंदर जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पे 2 NADPH निकलते हैं, सॉरी 2 NADH निकलते हैं। ओके, यहाँ पे ये पायरुवेट का फॉर्मूला होता है C3H3O3। ठीक है, वैसे ये C3H4O3 करके होता है पायरुविक एसिड, बट एक और H हटा दोगे तो ये 4 से 3 हो जाएगा, तो इसे पायरुवेट बोलते हैं। ठीक है, ये कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोए के अंदर जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है। अब ये एसिटाइल कोए, अब यहाँ पे देखो 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स से, ठीक है, ये 2 NADH 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल से निकलते हैं, और यहाँ पे 2 एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ये दोनों के दोनों जाएंगे क्रेब्स साइकिल के अंदर, और व्हेन दिस एसिटाइल कोए which is a 2 carbon compound will react with a 4 carbon oxaloacetate, it will form citrate, that's a 6 carbon compound। और इस तरीके से यहाँ पे क्रेब्स साइकिल चलती है। अब यहाँ पे देखो हर चीज़ यहाँ पे 2-2 बार बनेगी, मतलब देखो 2, ये जो साइकिल यहाँ पे मैंने लिखी है ये एक एसिटाइल कोए की लिखी है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक ATP बन रहा है एक क्रेब्स साइकिल के अंदर। ठीक है, तो एक ATP बनेगा एक एसिटाइल कोए से, लेकिन हमें पता है 2 एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, यानी कि 2 ATP बनेंगे एक क्रेब्स साइकिल के अंदर। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल के अंदर देखी थी प्रीवियस वीडियो के अंदर क्रेब्स साइकिल के अंदर। आज जो टॉपिक है दैट्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सही है, तो क्रेब्स साइकिल अगर आपको नहीं समझ में आया हुआ, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू नो क्रेब्स साइकिल वेरी वेल, उसके बाद ही आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमेशा कहती थी कि I think I've mentioned this thing a lot of times, literally a lot of times, कि जब NADH या फिर FADH बनता है उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट तरीके से ATP बनेगा। ये दोनों NADH और FADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाके, जो आज हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पे जाके अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और फिर ATP निकलता है, क्योंकि सेल को ATP चाहिए किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए। तो NADH FADH हमें ATP प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, और जो ATP डायरेक्टली बनता है ग्लाइकोलिसिस के अंदर बन रहा है या फिर क्रेब्स के अंदर बन रहा है, वो ATP जो डायरेक्टली बनता है उस ATP को हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। इतनी बात अब बिल्कुल बिल्कुल क्लियर थी। टोटल ATP कितना बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो सब कुछ हमने ऑलरेडी देख लिया था। तो टुडे वी आर फाइनली गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके, सबसे पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लीजिए, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अच्छा, पहली बात, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट एवरीथिंग इन बुलेट पॉइंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं लिखने जा रही हूँ MCQs के हवाले से। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम लोग रेस्पिरेशन चेन भी कहते हैं। ये कहाँ पे होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वॉल के अंदर होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो ATP रिलीज़ होता है वो NADH और FADH से होता है, और ये जो ATP बनेगा इसे हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के थ्रू ये ATP बनता है।
ठीक है, अब एक अच्छी सी डायग्राम बना लेते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है यहाँ पे प्रोटीन्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने, ये हो गई आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये वाली जो है थोड़ी सी और थिक बना लेते हैं। ये वाली जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, अब ये है आपकी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये है इनर मेम्ब्रेन। सही है, इनर मेम्ब्रेन को अगर मैं थोड़ा सा थिक बना लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ये जो स्पेस आप देख रहे हो ये वाला स्पेस, इस स्पेस को आई ऑलरेडी मेंशन समवेयर इन द प्रीवियस वीडियोस, इसे हम लोग कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, अभी आई थिंक चलें लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं इसे। ओके परफेक्ट, अब हम लोग बनाएंगे यहाँ पे प्रोटीन्स। ठीक है, ये मैं यहाँ पे रिमूव कर रही हूँ बिकॉज आई नीड अ लॉट ऑफ स्पेस। तो यहाँ पे जब आप बात करते हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, प्रोटीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब मैंने ये यहाँ पे पॉइंट लिखा था, वो इसलिए लिखा था क्योंकि प्रोटीन्स का सच में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। और उन प्रोटीन्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं, उनके बिना ये चेन चल ही नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हमें कुछ 4 से 5 प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर 1। ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 1। ठीक है, दिस इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर 2। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, नहीं एक मिनट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 नहीं है। चलें लेबल बाद में कर लेंगे, पहले बना लेते हैं। और ये आपका एक और कॉम्प्लेक्स आ गया। सही है, और यहाँ पे ये लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स आ गया। अब इनको नेम कर लेते हैं। देखो, ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 1। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 आ गया। ये वाला जो होता है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 होता है। ठीक है, और ये वाला 2 होता है। सही है, 2 वाला बाद में आता है। 2 वाला ना थोड़ा सा एम्बेडेड होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि विच इज़ द मोस्ट डीपली एम्बेडेड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सो दैट वुड बी 2। ये सबसे ज़्यादा मतलब इनर चेन के अंदर, सॉरी इनर मेम्ब्रेन के अंदर सबसे ज़्यादा एम्बेडेड होता है, बहुत अंदर की तरफ जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, दैट्स नंबर 2। और ये वाला 4 है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। यहाँ तक बात क्लियर है? नाउ चलो, अब हो क्या रहा था, हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मकसद ही क्या है कि यहाँ पे NADH आएगा और FADH आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा और उससे ATP बन जाएगा। यहाँ पे आज का हमारा टारगेट है कि कैसे इलेक्ट्रॉन के ज़रिए ATP बन जाएगा, मतलब कैसे ये चीज़ हो सकती है, हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल। तो वही आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें पता है क्रेब्स साइकिल कहाँ पे हो रही है। देखो, NADH FADH कहाँ से आ रहा है, क्रेब्स से आ रहा है। क्रेब्स साइकिल हो कहाँ रही थी, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। क्रेब्स साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, अगर ये इनर मेम्ब्रेन है तो ये वाला आपका क्या हुआ, मैट्रिक्स हुआ। तो चलो, ये है आपकी क्रेब्स साइकिल। सही है, ये चल रही है आपकी क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल से हमें FADH मिलता है और क्रेब्स साइकिल से हमें NADH मिलता है। नाउ वी आर गोना स्टार्ट आवर प्रोसेस। जो भी हमारा प्रोसेस है वो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। क्रेब्स साइकिल से हमें NADH मिलता है और FADH मिलता है। ये दोनों चीज़ें जाती हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर और अपने इलेक्ट्रॉन्स देती हैं और ATP निकल जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। अब पहले क्या होता है, NADH, याद रखिएगा NADH2 जो है वो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के अंदर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर आया,
एक मिनट। NADH जब कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर जाता है तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है NAD के अंदर, और ये NAD अब हमारे लिए वेस्टफुल है, ये फिर से चला जाता है आपके पास साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है अब, ठीक है। अब ये NAD याद रखिएगा, ये NAD इलेक्ट्रॉन भी देता है और ये NAD H पॉजिटिव भी देगा, सही है, H पॉजिटिव भी देगा। यहाँ पे याद रखिएगा H पॉजिटिव हमारा एक काम, एक टारगेट ये भी है कि हम H पॉजिटिव को किसी तरीके से इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, यहाँ पर हम लोग H पॉजिटिव जमा करें। जैसे अगर आपको याद हो, जब फोटोसिंथेसिस हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने डार्क रिएक्शन पढ़ा था, सॉरी लाइट रिएक्शन पढ़ा था। लाइट रिएक्शन के अंदर हमने ATP बनाया था और NADPH बनाया था। ATP कैसे बन रहा था? ATP बन रहा था, हमने थैलेकॉइड के ल्यूमेन के अंदर, सॉरी ये तो थैलेकॉइड का ल्यूमेन नहीं है, थैलेकॉइड के ल्यूमेन के अंदर हमने यहाँ पे बहुत सारे H पॉजिटिव भर दिया था, और यहाँ पे एक प्रोटीन होता है, उसके ज़रिए जब H पॉजिटिव बाहर जाता था तो ADP ATP में कन्वर्ट हो जाता था। सिंपल मैथ्स, मतलब सिंपल कंसेप्ट था। यहाँ पे भी हमें एक टारगेट ये भी रखना है कि भाई NAD जो है वो इलेक्ट्रॉन तो देगा ही देगा, लेकिन H पॉजिटिव भी देगा, और ये H पॉजिटिव हमें किसी तरीके से यहाँ पे पहुँचाना है, सही है। तो एक हमारा काम H पॉजिटिव को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर भरना भी है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब ये इलेक्ट्रॉन कैच करता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, एक यहाँ पे कंपाउंड होता है FMN, ठीक है, फ्लेवन मोनोन्यूक्लियोटाइड। FMN करके यहाँ पे कंपाउंड होता है जो इस इलेक्ट्रॉन को लेता है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये H पॉजिटिव यही है, ठीक है, इसको मैं बताती हूँ क्या होगा, इसका कैसे भेजेंगे उसे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, लेकिन अभी के लिए FMN के पास इलेक्ट्रॉन आ गया। नाउ यहाँ पे आई एम गोना शो इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ अ स्टार, यानी कि आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन एज अ स्टार। तो जहाँ पे भी मैं स्टार बनाऊँ समझ जाइएगा इट्स फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब FMN के पास इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन जाता है एक और कंपाउंड के पास, FES के पास। FES के पास इलेक्ट्रॉन आता है और यहाँ पे एक कंपाउंड होता है यूबिक्विनोन, ठीक है, यूबिक्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन वही हो रहा है जैसे वहाँ पे नहीं हो रहा था लाइट रिएक्शन के अंदर, वी वर गिविंग इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, फियोफाइटिन से फिर प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसियानिन, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का चेन चल रहा था। उसी तरीके से यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन एक से एक इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इज लाइक गोइंग इन अ चेन, ठीक है। अब ये यूबिक्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन आ गया, ये यूबिक्विनोन यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, सही है, ये कन्वर्ट हो जाता है आपके पास QH2 के अंदर, यानी कि कुछ भी नहीं किया हमने, यूबिक्विनोन को रिड्यूस कर दिया। अब इस H पॉजिटिव का क्या करना है? ये H पॉजिटिव का हम लोग क्या करेंगे, इस H पॉजिटिव, देखो तुम इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इस्तेमाल करके आप ये जो H पॉजिटिव है इसे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर भेजोगे, सही है। ये H पॉजिटिव को आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस्तेमाल करके आप यहाँ पे भेजोगे, सही है। दोबारा से साइकिल पे आ जाओ। अब यूबिक्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन है, सही है। अब ये इलेक्ट्रॉन जाता है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के अंदर, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के अंदर के कंपाउंड होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, साइटोक्रोम B। इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया। यहाँ तक कहानी समझ में आई? कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ और सिर्फ, अब now I'm going to explain very simply. In Krebs cycle, we know that there is a production of NADH and FADH, right? Now, we have to produce ATP with the help of NADH and FADH. NADH and FADH both are going to give their electron to the complexes. जब NADH electron देगा, it would be given to a compound that's FMN. FMN will give its electron to FES, and then to ubiquinone. Ubiquinone will be reduced to a UQH2, and then the electron, which indirectly came from NADH, will go to a compound called cytochrome B present in complex number 3. Clear?
यहाँ तो बात सही है। अब FADH की बात करूँ, FADH कहाँ पे जाता है? क्या FADH के साथ भी ऐसा होता है? There's a little bit difference. NADH will go to complex number 1 while FADH will always go to complex number 2. सही है। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के अंदर भी सेम ही चीज़ होती है। यहाँ पे ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है, बट यहाँ पे FMN पहले रिसीव कर रहा था, बट इन कॉम्प्लेक्स नंबर 2 देयर इज नो FMN, देयर इज नो फ्लेवन मोनोन्यूक्लियोटाइड, बट इंस्टेड वी हैव FES डायरेक्टली यहाँ पे FES बैठा हुआ होता है और इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया FADH का। नाउ दिस वुड बी ट्रांसफॉर्म टू ubiquinone, then ubiquinone will be reduced to HUQH2। ठीक है, अब ये रिड्यूस हो गया यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन भी साइटोक्रोम B के पास जाता है। सही है। NADH का और FADH का इलेक्ट्रॉन इनडायरेक्टली साइटोक्रोम B के पास जा रहा है। सही है। अब ये जो साइटोक्रोम B के पास इलेक्ट्रॉन आ गया। सही है, B के पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन would be transferred to another compound FES, दोबारा से FES आ गया। अब आएगा साइटोक्रोम 1, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया। कुछ भी नहीं कर रहे, मतलब देख रहे हो चेन इज हाउ चेन्स वर्क इन बायोलॉजी, यानी कि एक चीज़ को आप इतना फ्रीक्वेंटली आप घुमा रहे हो, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड को दे रहे हैं, कंपाउंड दूसरे कंपाउंड को दे रहा है। सही है। तो ये जो एनर्जी हम लोग जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में, मतलब एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में जा रहा है, तो उसका एनर्जी ग्राफ कम हो रहा है। सही है। और उसी एनर्जी को इस्तेमाल करके हम लोग ये H+ इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भेज रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत H+ भरना शुरू हो गया। सही है। ये भी H+ देता है, FADH भी H+ देता है, एंड दिस H+ इज कैप्चर्ड बाय यूबिक्विनोन, एंड यहाँ से ये H+ भी जाता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। तो तुम देख रहे हो, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू टेक द H+ हाइड्रोजन आयन इनटू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है। ओके, कमिंग बैक। अभी तक क्या किया, NADH ने इलेक्ट्रॉन दिया और ये इलेक्ट्रॉन आया साइटोक्रोम B के पास। FADH ने इलेक्ट्रॉन दिया, ये इलेक्ट्रॉन आया साइटोक्रोम B के पास, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में है। और इसके साथ साथ इन दोनों बेचारों ने H+ भी दिया, जो कि जाता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। ठीक है। अब क्या करना है हमें, साइटोक्रोम 1 के पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए। वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं अब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के अंदर। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। साइटोक्रोम A होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए। कुछ भी नहीं कर रही, वी आर जस्ट टेकिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कंपाउंड टू अनदर कंपाउंड। साइटोक्रोम A के पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए, साइटोक्रोम A देगा साइटोक्रोम A3 के पास, एंड देन फाइनली कंग्रेचुलेशंस, ऑलमोस्ट चेन आपकी ख़त्म हो गई है। यहाँ पे एक फाइनल यानी कि जो एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, दैट्स ऑक्सीजन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। एंड में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है दैट्स ऑक्सीजन। और यहाँ पे जब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे H+ लेगा, मैट्रिक्स में H+ भरा हुआ है, ठीक है, तो उसका मसला नहीं है। तो यहाँ पे ये बना लेगा वाटर, ठीक है, और वाटर ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एंड प्रोडक्ट होता है। सही है। और यहाँ पे एक H+ ये साइटोक्रोम A3 भी लेता है और इससे ये भेज देता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। तो यानी कि हमने दो चीज़ें की, एक चीज़ इलेक्ट्रॉन्स लिए और उन इलेक्ट्रॉन से हमने एंड के अंदर पानी बना लिया, और दूसरी चीज़ हम लोग कर रहे हैं कि H+ हम लोग भेज रहे हैं बहुत सारे तरीक़ों से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ द एंड एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स ऑक्सीजन, और व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ ETC, वाटर। सही है। ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के अंदर। अब हमारा टारगेट क्या था, क्या हमें पानी बनाना था? नहीं, नॉट एट ऑल। हमारा टारगेट था कि हमें ATP बनाना है, लेकिन क्या पूरी चेन ख़त्म होगी, ATP तो बना ही नहीं। या
दैट्स सी पॉइंट। ATP कहाँ है भाई? ATP ही तो बनाना था। कोई बात नहीं, ATP बनाएंगे। ये जो सारा H पॉजिटिव कलेक्ट किया, ये ATP बनाने के लिए ही सारी कॉन्स्पिरेसी प्लान की गई है। तो देखो, बहुत सिमिलर सा प्रोसेस है जैसे कि लाइट रिएक्शन के अंदर हो रहा होता है। हाइड्रोजन आयन जब ल्यूमेन के अंदर भर जाते हैं, वो एक प्रोटीन होता है। आपको अगर याद हो, ऑक्सीजोम जिसे कहते थे हम लोग, F1 F0 पार्टिकल, वहाँ से जब H पॉजिटिव निकलते थे तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती थी, जिस एनर्जी को इस्तेमाल करके ADP से ATP बन जाता था। सेम चीज़ यहाँ पे होगी। यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसे हम लोग F1 F0 पार्टिकल कहते हैं। सही है, इसे ऑक्सीजोम भी कहते हैं और इसे कॉम्प्लेक्स नंबर 5 भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये जितने भी H पॉजिटिव यहाँ पे कलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे H पॉजिटिव कलेक्ट हो गए। यहाँ पे इनकी ग्रेडियंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मैट्रिक्स। सही है, ये H पॉजिटिव जब यहाँ से गुजरेंगे, जब जैसे लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ डैम में से जब पानी गुजरता है, इट रिलीजेज अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज़ यूज टू रन दी विंड टर्बाइंस, राइट। और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यहाँ से जब ये भी एक रास्ता है, एक वे है जहाँ से H पॉजिटिव जब गुजरेंगे, दे आर गोना रिलीज अ लॉट ऑफ एनर्जी। सही है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी को इस्तेमाल, यहाँ पे ना ATP सिंथेटेज लगा हुआ होता है, तो ADP से ATP कन्वर्ट होता है। सॉरी, ADP से ATP बनता है। तो आप देख रहे हो, फाइनली हमें दो चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, एक वाटर और एक ATP। सवाल आपको ये भी आ सकता है कि रेस्पिरेशन का ऐसा कौन सा प्रोसेस है जहाँ पर ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है? क्या ग्लाइकोलिसिस के अंदर ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही थी? नहीं। क्या क्रेब्स साइकिल के अंदर ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही थी? नो। बट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर रेस्पिरेशन चेन एक ऐसा रेस्पिरेटरी चेन, एक ऐसा वाहिद प्रोसेस स्टेप है रेस्पिरेशन का जहाँ पर ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। यहाँ पे आप देख रहे हो, तो यही होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। ठीक है, अब कुछ MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहले तो इलेक्ट्रॉन जो है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और कॉम्प्लेक्स नंबर 2, देख रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर 1, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के इलेक्ट्रॉन और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के इलेक्ट्रॉन, NADH के और FADH के इलेक्ट्रॉन फाइनली कहाँ पे आ रहे थे? हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के अंदर साइटोक्रोम B जो पड़ा हुआ होता है वहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और 2 से कहाँ पे जाता है? फाइनल डेस्टिनेशन इसकी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के अंदर। सेकेंड क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जो है इट्स एम्बेडेड इन मैट्रिक्स। ये देखो, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर 2 अगर आप देखो तो ये वाला मैट्रिक्स के अंदर आ रहा है। कोई और आप देख रहे हो, कोई और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के अंदर नहीं आ रहा, लेकिन ये वाला कितना मैट्रिक्स के अंदर इसका पार्ट आ रहा है। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जो है वो मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होता है। ओके, अब हर कॉम्प्लेक्स का एक कॉम्प्लेक्स नेम भी है। कॉम्प्लेक्स फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को कहा जाता है Na, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को कौन इलेक्ट्रॉन देता है? NADH देता है, तो इसे हम लोग NADH2 डिहाइड्रोजिनेज भी कहा जाता है इसे। सही है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? देखो, अगर क्रेब्स साइकिल अगर आपको याद है तो आपको समझ आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? FADH दे रहा है ना। अब हमें पता है क्रेब्स साइकिल के अंदर FADH कब निकलता था? जब सक्सिनेट, व्हेन सक्सिनेट कन्वर्टेड इनटू फ्यूमारेट। तो यहाँ पे FAD used to be converted into FADH। ये देखो, अगर आप यहाँ पे देखो, FADH यहाँ पे
कन्वर्ट होता था FADH2 के अंदर, जब सक्सिनेट कन्वर्ट होता था फ्यूमारेट के अंदर। सही है, तो इसीलिए इसे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को। ये वाले दोनों इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 NADH2 डिहाइड्रोजनेस, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को कहा जाता है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। सही है, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन, ये हम लोग लिख चुके हैं शायद, हाँ ये रहा, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 and 2 गो टू कॉम्प्लेक्स नंबर 3। अच्छा, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ATP बन रहा है, ये ATP, ये वाला जो ATP बन रहा है यहाँ पे, ये वाला ATP, ये ATP जो बनेगा, ये इस ATP को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। सो फाइनली हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया रेस्पिरेशन का। हमने पूरा बायोएनर्जेटिक्स कर लिया है। वी डिड फोटोसिंथेसिस, वी डिड cellular respiration, and now we are pretty done with the topic, but still we need to do MCQs, we need to do some important questions of this chapter, but otherwise जितने भी topics थे जो कि discussion के लिए थे, जो कि lecture के हवाले से थे, वो हमने कर लिया। I hope it was really very helpful। ये playlist आपके लिए बहुत helpful थी, but still हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जो कि MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर जो MCQs होते हैं वहाँ पे जो चीज़ें आती हैं बायोएनर्जेटिक्स के अंदर, वो और जो बुक्स के अंदर फॉर एग्जांपल फेडरल के MCQs होते हैं, probably we are going to solve that as well. So yeah, thank you so much for watching. See you later in the next video. Have a nice day.